अब जैसे कि जो गाय का गोबर है, गाय का जो मूत्र है, वो भी अद्वितीय है। अद्वितीय इसलिए है कि उसमें सैकड़ों तरह के एंजाइम्स, सैकड़ों तरह के रसायन तो रहते ही रहते हैं, लेकिन उसमें दो ऐसी चीज़ में रहती हैं जो बहुत सारे द्रव्यों में प्राप्त नहीं होती, जिनके बारे में वैज्ञानिकों को तो मालूम भी है, लेकिन अभी उस पर उनका ज़्यादा चिंतन नहीं चल रहा। फिर भी दुनिया भर में ऐसे 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं, 5 संस्थान तो भारत में हैं जो उन तत्वों पर गहरी अनुसंधान के कार्य कर रही हैं। वो गाय के गोबर और मूत्र वो तत्व रहते हैं बैक्टीरियाफेज, जीवाणु नाशक घट तत्व। ये ऐसे तत्व हैं जो विषाणुओं को, जीवाणुओं को, फंगस को बहुत तेज़ी से नष्ट करते हैं। और इसीलिए जब तक हम प्राकृतिक जीवन शैली जीते थे, प्राकृतिक प्रक्रिया में रहते थे, तब तक हमारे शरीर पर बहुत सारे वायरस किसी तरह का हमला नहीं कर पाते थे। वायरस तो विद्यमान थे, वायरस बैक्टीरिया तो लाखों सालों से हमारे साथ में हैं, लेकिन हम बहुत सारे रोगों से बचे रहते थे। लेकिन जब से हमने असाधारण रूप से एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन शुरू किया, अनावश्यक दवाओं को इस्तेमाल करना शुरू किया, या फिर ऐसे रसायनों का प्रयोग शुरू किया जिन्होंने हमारे जो प्राकृतिक नर्वस सिस्टम है, प्राकृतिक जो प्रतिरक्षक तंत्र है, उसको डिस्टर्ब करना शुरू किया, ऐसे में जो वातावरण में कई तरह के वायरस रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, या फिर फंगस रहते हैं, वो अचानक से एक्टिव हो गए और इससे वो नए नए रूपों में सामने आ रहे हैं। पहले आपने कभी सुना है कि कोरोना एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। सर्दी जुकाम हर मौसम में होता है, आज भी होता है, आगे भी होगा। वैक्सीन बन गई तो इससे सर्दी जुकाम तो ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि सर्दी जुकाम के तो लाखों तरह के वायरस हैं, उनमें से मात्र सैकड़ों, सिर्फ 100 वायरस के बारे में हमें जानकारी है, जिसमें कोविड भी एक वायरस है। अभी भी कई ऐसे वायरस हैं जिनकी जानकारी तो हमें है, लेकिन उनके बारे में हमें कोई पता नहीं कि वो कैसे एक्टिव होंगे, कब एक्टिव होंगे। लेकिन यदि हम प्राकृतिक स्थिति में रहते हैं तो ये वायरस, ये बैक्टीरिया, ये फंगस हम पर प्रभाव नहीं डाल पाते। लेकिन गाय के गोबर और मूत्र में ऐसे बैक्टीरियाफेज रहते हैं, ऐसे रसायन रहते हैं जो इनको निष्क्रिय रखते हैं, इनको पनपने नहीं देते, इनको विकसित नहीं होने देते, और इस तरह हजारों तरह के रोग कारक जीवाणु से बचे रहते हैं। हम ही नहीं बचे रहते, हम तो चलो स्वस्थ रहते हैं। जब से हमें स्वास्थ्य का पाठ पढ़ना शुरू किया, आज से 25-30 साल पहले, हम कहाँ थे कि बार बार अपने हाथ या तो साबुन से साफ करते थे, या फिर हम जो आजकल लिक्विड सोप आते हैं उनसे साफ करते थे। अब तो बात बात में साफ करते हैं, दिन में 50 बार साफ कर लेते हैं, फिर भी हमें संक्रमण हो जाता है। पहले तो नदी का पानी पीते थे, सरोवर का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, उससे किसी तरह का संक्रमण नहीं होता था। उसी कुएं पर नहाते भी थे, नदी नालों में भी नहाते थे, और कई बार तो ऐसा था उन नदी नाले तालाबों में हमारे जानवर, हमारे पशु भी उसमें से पानी का सेवन करते थे, नहाते भी थे, हम भी नहाते थे। लेकिन हमें तब संक्रामक रोग नहीं होते थे, किसी तरह के संक्रामक रोग हम पे हमला नहीं करते थे। लेकिन जब से नया पाठ पढ़ाया तो फिर अचानक ये जो नए वायरस और नए बैक्टीरिया सक्रिय हो गए, और अब तो ऐसी स्थिति आ गई है जिसको वैज्ञानिक लेके बहुत चिंतित हैं। सुपर बग, वो कहते हैं कि जितनी एंटीबायोटिक दवाएं हमारे पास हैं वो धीरे धीरे निष्क्रिय होती चली जा रही हैं। उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ ये जो रोग कारक जीवाणु हैं, विषाणु हैं, ये फंगस हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर रहे हैं। इसलिए ये दवाएं अब कारगर नहीं रही, और आने वाले कुछ वर्षों में ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाएं आज भी जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री है, उसकी रीढ़ हैं, बैनबॉक हैं। इनके बिना तो हमारा स्वास्थ्य जो फील्ड है निष्क्रिय पड़ सकता है। जैसे आप अपने घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रखते हैं, एसी रखते हैं, फ्रिज रखते हैं, टेलीविज़न रखते हैं, वॉशिंग मशीन रखते हैं, गीजर रखते हैं, बहुत सारे उपकरण आपको रखते हैं, लेकिन यदि बिजली चली जाए तो सब बेकार हो जाते हैं। बिजली अति महत्वपूर्ण है, लेकिन बिजली आप तो पैदा नहीं करते। हाँ, ज़रूरी है कि इन्वर्टर से या कुछ जनरेटर लगा के, या फिर आजकल सोलर सिस्टम से आप कुछ हद तक अपने घर में बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग स्रोत हो गया। वो अप्लायंसेस जिस कंपनी से आपने खरीदे थे वो तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक यही स्थिति आज मेडिकल साइंस में एंटीबायोटिक्स की है। मेडिकल साइंस या डॉक्टर आपको एक सलाह दे सकते हैं, लेकिन असली काम तो ये दवाएं करेंगी, और ये दवाई निष्क्रिय हो जाएगी। इसीलिए कई बार देखा गया है इतनी महंगी से महंगी एंटीबायोटिक दवाएं इस्तेमाल कर दी जाती हैं, और एक रोगी साधारण से इन्फेक्शन से मर जाता है।
आज आप किसी भी आईसीयू यूनिट, किसी बड़े अस्पताल में चले जाइए, बड़े अस्पताल में जितने भी गंभीर रोगी मरते हैं उनमें ज़्यादातर की मृत्यु तब होती है जब उनका संक्रामक रोग नियंत्रण में नहीं आता। संक्रामक रोग फेफड़ों में चला जाता है, पेट संस्थान में चला जाता है या किसी अन्य अंग में चला जाता है, फिर वो नियंत्रित नहीं होता और उसके कारण ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो आज एंटीबायोटिक दवाएं आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान की रीढ़ की हड्डी है और यदि यही निष्क्रिय हो गई तो स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विज्ञान एक अपंग बन के रह जाएगा। इसको लेकर आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ बहुत चिंतित हैं। इसको सुपर बग की संख्या दी गई है। और भारत की बात करें, भारत में तो अभी भी आप अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक खरीदे खा लेते हैं। किसी भी मेडिकल शॉप से आपको ये दवाई मिल जाती है। आप अमेरिका जाके देख लीजिए, आप ब्रिटेन जाके देख लीजिए, आपको एक एंटीबायोटिक दवा चाहिए तो उसके लिए कम से कम 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये खर्च करके डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, डॉक्टर से लिखवाना पड़ता है और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर जितने दिन की दवा लिखेगा उतने दिन की दवा ही केमिस्ट से आपको मिलेगी। उसके बाद यदि दोबारा आपको लगता है कि वो एंटीबायोटिक दवा आपको प्रयोग करनी है तो फिर से डॉक्टर की कंसल्टेशन भरो, फिर से उसको लिखवा के लाओ, फिर मेडिकल शॉप से मिलेगा, क्योंकि वो इतने से भयकांत हैं, डरे हुए हैं। और हमारे यहाँ जिस तेजी से एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन हम प्रयोग कर रहे हैं, इससे ऐसी स्थिति बन गई है कि 90% एंटीबायोटिक दवाएं भारत के लोगों में प्रतिरोधक क्षमता को गंवा बैठी हैं। इसलिए बहुत सारी दवाएं काम नहीं करती। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि आपको कभी बुखार आया, आपको दस्त लगे, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, आपको घाव हुआ, पहले सेवन की तो 2 खुराक से आप ठीक हो गए। आज स्थिति ये है कि 15 दिन वही दवाएं रिपीट करते रहते हैं और उससे डबल मात्रा में आप खाते रहते हैं, फिर भी वो असर नहीं करती। जबकि भारत में जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उससे डबल मात्रा में हम दवाओं का सेवन करते हैं। हमारे डॉक्टर्स जो हैं, हमारे जो हेल्थ विशेषज्ञ हैं, हमें रिकमेंडेड डोज से डबल मात्रा में दवाएं सेवन कराते हैं। तो स्थिति ऐसी है। तो ऐसे सुपर बग का सामना सिर्फ गाय के ये 2 चीज़ कर सकती हैं, गाय का मूत्र या गाय का गोबर। इनमें ऐसे 60 से ज़्यादा बैक्टीरिया फेस रसायन रहते हैं। बैक्टीरिया फेस रसायन के बारे में अभी तो यही जानकारी नहीं है कि हम उन्हें माइक्रोब्स के अंदर रखें कि हमें कि रसायनों के अंतर्गत रखें, क्योंकि ये दोनों तरह का कार्य करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे पशु हैं जो सड़ा हुआ मांस खा लेते हैं। सड़े हुए मांस में तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस विकसित हो जाते हैं, वो तो विषाक्त बन जाते हैं, लेकिन उनको भी सहजता से पचा लेते हैं। आपने इंडोनेशिया की ड्रैगन के बारे में सुना होगा, एक बड़ी जो छिपकली होती है वो तो खाती ही सड़ा हुआ मांस है। हमारे मगरमच्छ वो भी सड़ा हुआ मांस खाते हैं। और जंगल के बहुत सारे पशु ऐसे हैं जो सड़े हुए, जो जिसमें इन्फेक्शन, जिसमें जीवाणु विकसित हो गए, वही मांस खाते हैं, क्योंकि उनके पास उस बैक्टीरिया फेस के माध्यम से ऐसे विषाणु वायरसों से सुरक्षा पाने की क्षमता रहती है। उनके जीव में ऐसे जो बैक्टीरिया फेस विकसित हो जाते हैं तो वो उनसे ऐसे संक्रामक रोगों से बचाते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया फेस तो गाय के मूत्र में भी रहते हैं, गाय के गोबर में भी रहते हैं। और इनको हम यदि प्राप्त कर लें, हमें कोई बेचने तो है नहीं कि हम इनको अलग से निकालें। हमें तो एक पुराना फार्मूला दे दिया है कि प्रातःकाल उठते ही गाय का ताज़ा मूत्र पी लो। मूत्र पीने से बहुत सारे बैक्टीरिया फेस हमारे शरीर में चले जाते हैं और बहुत सारे जो संक्रामक रोग कारक जो जीवाणु हमारे अंदर चले गए हैं, हमारे आहार तंत्र में प्रवेश करके वो उनसे मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं गाय के गोबर का महत्व है। गाय के जो हमारे जो गंगा का जल है, उसमें पुरानी मान्यता है कि गाय गंगा का जल है वो कभी दूषित नहीं होता, उसमें कभी बदबू नहीं आती है, उसमें कभी किसी तरह के संक्रामक रोग विकसित नहीं होते। आप उसको सैकड़ों साल तक अपने घर में रह सकते हो। वैसे हमारे घरों में 10 साल पुराने गंगा जल तो मिल ही जाएंगे, लेकिन उनमें कभी भी बदबू नहीं आती है, कोई दुर्गंध नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उस गंगा के जल में वो बैक्टीरिया फेस रहते हैं। और गंगा के जल में भी 20 से ज़्यादा बैक्टीरिया फेस का पता चला है। तो उसमें इतनी अद्भुत सामर्थ्य है कि वो अपने अंदर किसी तरह के बैक्टीरिया को विकसित नहीं होने देती। इसलिए कुंभ जैसे अवसर पर यहाँ करोड़ों लोग स्नान करते हैं। उनके स्नान के माध्यम से कितने तरह के बैक्टीरिया, वायरस, रोग कारक जीवाणु उसमें जाते होंगे, लेकिन कभी आपने सुना है कि संक्रामक रोग का प्रकोप फैला हो, कोई महामारी फैली हो? क्योंकि उस जल के अंदर ऐसी अद्भुत क्षमता है। यद्यपि आधुनिक अध्ययन से हमने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया है, वो हमारा दिया नाम है, कोई परमात्मा ने नाम नहीं दिया।
ये तो हमने उस रसायन को नाम दे दिया बैक्टीरियाफेज। उसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके बाद एक के बाद एक बैक्टीरियाफेज का पता चलता है। गंगा जल में ऐसे 10 से 12 तरह के बैक्टीरियाफेज का पता चल चुका है। गाय के मूत्र की बात करें, गाय के गोबर की बात करें तो गाय के गोबर में भी 60 तरह के बैक्टीरियाफेज रहते हैं, वो अलग अलग तरह का प्रभाव देते हैं। तो यदि गाय के गोबर और गाय के मूत्र की इस विशेषता को जान लें तो भी आने वाले समय में चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांति हो सकती है। इस पर अध्ययन हो रहे हैं। गाय के गोबर में, गाय के मूत्र में नहीं, दूसरे पशुओं के मूत्र में, गोबर में, थूक में भी ऐसे बैक्टीरिया फंस रहते हैं और उनको लेकर भी कई तरह के अध्ययन चल रहे हैं। तो आप इसको भी